नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर मिशुल चौहान आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि डिस्टोकिया या बच्चे का फंसना फार्म एनिमल्स में क्या क्या दिक्कतें करता है और इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टोकिया डिस्टोकिया है क्या। तो डिस्टोकिया की सिंपल भाषा में हम समझे इसकी डेफिनेशन तो डिफिकल्ट बर्थ या एबनॉर्मल बर्थ। जब भी कोई गाय बच्चा देती है तो जब भी उसका बच्चा डिफिकल्ट बर्थ का सामना करता है, हम बोलें कि बच्चा जो है बर्थ कैनाल से इजीली नेचुरल प्रोसेस से बाहर नहीं आ पाता, तो उस केस को हम बोलते हैं डिस्टोकिया। तो ये दोनों माँ की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसमें माँ की भी और बच्चे की भी दोनों की डेथ कहीं ना कहीं हो सकती है अगर ये डिस्टोकिया लंबे टाइम तक, अगर एनिमल में लंबी ड्यूरेशन तक चल पड़े। तो डिस्टोकिया को समझने के लिए हमें पहले तो पार्चुरेशन की या लेबर की स्टेजेस पता होनी चाहिए। जब भी एनिमल बच्चा देता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ सर्विक्स डायलेशन। स्टार्टिंग के जब भी एनिमल बच्चा देने लगता है उसकी जो है एब्डोमिनल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। पीछे जो है उसका सर्विक्स वाला पोर्शन डायलेट हो जाता है और वल्वा से फ्लूइड्स बाहर आने लग जाते हैं और वल्वर स्वेलिंग हमें रेडनेस देखने को मिलती है। तो 1 से 6 घंटे की ये पूरी स्टेज होती है और इसमें सबसे मेन फीचर है कि सर्विक्स का ओपन होना। सर्विक्स जो है खुल जाता है जहां से बच्चे ने बाहर आना है। दूसरी स्टेज उसके बाद आती है स्टेज ऑफ फीटल डिलीवरी। ये 20 से 30 मिनट की स्टेज होती है, आधे घंटे की। इसमें जो है पहला वाटर बैग जब बाहर आ जाता है फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद जो है पहले वाटर बैग के बाद दूसरे वाटर बैग में बच्चा डिलीवर होता है इस स्टेज में, और ये स्टेज 30 मिनट तक का टाइम लेती है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है स्टेज ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एक्सपल्शन, जिसमें कि बच्चे के बाहर आने के बाद उसकी जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, वो बाहर आती हैं। तो ये 12 घंटे तक का टाइम लेती हैं बाहर आने में। अगर 12 घंटे तक आ जाए तो वो एक नॉर्मल लेबर या नॉर्मल पार्चुरेशन या नॉर्मल काविंग हम उसको बोल सकते हैं। अब डिस्टोकिया में सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज ऑफ फीटल डिलीवरी। अगर कोई भी एनिमल 30 मिनट से लेके 1 घंटे से ज्यादा का टाइम सेकंड स्टेज को पूरी करने में ले रहा है तो वो केस सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है कि उस एनिमल को डिस्टोकिया है। अगर सिंपल भाषा में हम बोलें कि 2 मिनट सॉरी 1 घंटे से ज्यादा का टाइम अगर एनिमल ने ले लिया दूसरी स्टेज पूरी करने में, मतलब बच्चे के बाहर, तुम हमें बच्चा बाहर दिख गया बर्थ कैनाल में बट वो बाहर नहीं आया किसी भी कारणवश और 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर एनिमल में डिस्टोकिया हो चुका है या बच्चा फंस चुका है। डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिस्टोकिया, क्या क्या कारण डिस्टोकिया के हो सकते हैं। तो ब्रॉडली ये 2 कारणों में इसको डिस्टिंग्विश हम करते हैं बेसिकली, मैटरनल और फीटल, माँ की साइड से बच्चे का फंसना या फीटल वाली साइड की वजह से बच्चे का फंसना। तो मैटरनल वाली साइड में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपल्सिव फोर्सेस, बाहर निकालने के लिए जो जोर एनिमल लगाता है उसको बोलते हैं एक्सपल्सिव फोर्सेस। तो कई बार क्या होता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ही नहीं हो पाती प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से, तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, एब्डोमेन से जोर नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस है बच्चा बाहर नहीं आएगा। दूसरी चीज एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हुई तो बच्चा बाहर नहीं आएगा। वैसे ही एब्डोमेन की कॉन्ट्रैक्शंस, पेट की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हुई तब भी बच्चे ने बाहर नहीं आना है। उसको बच्चे को बाहर आने के लिए एब्डोमेन की कॉन्ट्रैक्शंस होना बहुत जरूरी है, पेट की कॉन्ट्रैक्शंस होना बहुत जरूरी है। तो एज के साथ या एनिमल को कोई पेनफुल कंडीशन है उसके पेट में, एब्डोमेन में, या यूट्राइन कोई हर्निया है या डायफ्राम उसका रप्चर हो चुका है, तो ये सारी कंडीशंस में एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन वो एनिमल नहीं लगा पाएगा और उसमें कहीं ना कहीं डिस्टोकिया देखने को मिलेगा। दूसरा बर्थ कैनाल की ऑब्स्ट्रक्शन। बर्थ कैनाल में जैसे बच्चेदानी की जो कैनाल है जहां से बच्चे ने बाहर आना है उसमें कोई ट्यूमर है या कोई फ्रैक्चर हो चुका है किसी बोन का, या सर्विक्स प्रॉपरली डायलेट नहीं कर रहा है, या वजाइना में कोई ग्रोथ है, ट्यूमर टाइप है, तो ये सारी की सारी दिक्कतें बर्थ कनाल में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती हैं। ये सारे कॉज मैटरनल कॉज थे। अगर हम फीटल कॉज की बात करें तो फीटल कॉज भी डिस्टोकिया कर सकते हैं। फीटस की क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ओवर साइज, फीटस जो है बहुत ही बड़े साइज का हो गया है,
अगर फिटस बहुत बड़े साइज का होगा तो ऑब्वियस है बर्थ कैनाल में एक लिमिटेड स्पेस होगा। अगर फिटस का साइज बहुत बड़ा हो गया तो बर्थ कैनाल से वो निकल नहीं पाएगा। दूसरा फिटस एम्फाइसीमा, फिटस में कई बार बच्चे में अबनॉर्मली फ्लूइड भर जाता है। जब भी फ्लूइड उसमें भर जाएगा तो बच्चे की बॉडी स्वेल कर जाएगी और वो बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा फिटल माल डिस्पोजिशंस, कि बच्चे की या तो फेस वाली साइड से या बाजू वाली साइड से या टांगों वाली साइड से कोई ना कोई पार्ट उसका नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, वो मुड़ चुका है, जिसकी वजह से बच्चा जो है फंस चुका है। नॉर्मल पोजीशन में होगा तभी बच्चा बाहर आएगा। अगर उसकी कोई लात, टांग या सिर या गर्दन का कुछ भी मुड़ गया है तो वो बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो ये सारे कॉजेज हैं डिस्टोकिया के। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिस्टोकिया की कैसे हमें पता होगी, हम कैसे मैनेज करेंगे अपने फार्म पे डिस्टोकिया के लेवल को कम करने के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट जो है इनएक्सपीरियंस असिस्टेंस, जो कि सबसे बड़ा कारण है डिस्टोकिया के होने का। जब भी कोई ऐसा कंडीशन हुई कि आपको लगा कि मेरे फार्म पे डिस्टोकिया का केस आ चुका है, तो कभी भी डिस्टोकिया को इन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या अनएक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट नहीं हैंडल करेगा। हमेशा एक स्किलफुल प्रोफेशनल वेटनेरियन ही इस डिस्टोकिया के केस को हैंडल करेगा। अगर हम किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प इस केस में लेते हैं तो और ये कंडीशन एग्रीवेट हो सकती है और हो सकता है कि एनिमल के अंदर फिटस की पोजीशन सही नहीं है और हमने अननेसेसरी उस एनिमल में जोर लगा दिया, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो ये चीज हमने कभी नहीं करनी है। ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा टाइम ऑफ इंटरवेंशन, हमें टाइम ऑफ इंटरवेंशन भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेज 2 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक खत्म हो जानी चाहिए। अगर 30 मिनट से 1 घंटे तक वो खत्म नहीं हो रही है तो 1 घंटे के बाद इमीडिएटली आपको वेटनेरियन को कंसल्ट करना है और उसको इमीडिएटली बुला के उस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराना है। अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन नहीं की तो कहीं ना कहीं वो डिस्टोकिया का केस और खराब होता चला जाएगा और मदर और बच्चे दोनों की जान को, लिवलीहुड को खतरा हो सकता है। दूसरा ओवर कंडीशनिंग, कई बार हमारे फार्मर क्या करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, पर्टिकुलरली जब एनिमल का बच्चा बहुत बड़ा ग्रो करने लगा होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट के 3-4 महीने में, तो उसको एक्सेसिव फैटी डाइट्स, एक्सेसिव फैट्स की हम डाइट में उसके फैट्स ऐड करने लग जाते हैं, स्पेशली एडल्ट और ओल्डर काउज में, कि उसकी जो है बॉडी की कंडीशनिंग हो जाए, बॉडी में ताकत आ जाए बेसिकली। बट वो क्या दिक्कत करेगा, वो पेल्विस, जब भी हम बॉडी फैट्स या फैट्स एनिमल की डाइट में ज़्यादा देंगे तो उसकी बॉडी फैट जो है, एनिमल में बॉडी फैट ज़्यादा बनेगा और पेल्विस जो एरिया है, पेल्विक बोन्स का एरिया जहाँ से बच्चे ने बाहर आना है, सबसे ज़्यादा फैट वहाँ डिपॉजिट होता है। और फैट डिपॉजिट होने की वजह से जो पेल्विक्स का साइज है, बर्थ कैनाल का साइज है, वो छोटा हो जाता है और जिसकी वजह से एनिमल प्रॉपर लेबर नहीं ले पाता, प्रॉपर कंट्रैक्शंस नहीं ले पाता और एनिमल में कहीं ना कहीं डिस्टोकिया हो जाता है। तो प्रॉपर डाइट एनिमल को देनी है, प्रॉपर जो फॉर्मुलेट होके राशन एनिमल का, एडवांस प्रेग्नेंट हीफर का या एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल का बनता है, उतना ही राशन उस एनिमल को देना है। एक्सेसिव फैट्स डाइट में ऐड नहीं करने। चौथा ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमने करनी है। जैसे कि हमने देखा कि जो एब्सोल्यूट, जब बच्चे का साइज ग्रो कर जाता है, क्यों करता है, कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए छोटी ब्रीड में बड़ी ब्रीड का कोई बुल हम यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, फीटस का ओवर साइज हो जाता है और काविंग की कॉम्प्लिकेशंस आगे आ जाती हैं, स्पेशली अगर हम हीफर्स की बात करें। तो ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे हम अगली स्लाइड में भी बात करेंगे। ब्रीडिंग स्ट्रेटजी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी हीफर में आपने सीमन लगाना है या बुल यूज करना है, एक्यूरेट सायर सिलेक्शन हम करें, एक अच्छे ब्रीडिंग बुल की सिलेक्शन करें। उसमें क्या देखें, डिजायरेबली वो जिनोमिक बुल हो, जिनोमिकली टेस्टेड बुल हो जिसका हमारे पास जेनेटिक रिकॉर्ड है और उसके जो काविंग ट्रेट्स हो, काविंग के टाइम के जो ट्रेट्स हम जेनेटिक लेवल पे स्टडी करते हैं, वो डिजायरेबल होने चाहिए। उसके काविंग ट्रेट्स जितने अच्छे होंगे, आने वाली प्रोजेनी उतने ही अच्छे काविंग ट्रेट्स हमें बना के देगी अगली पीढ़ी में। और जिस एनिमल में हम
अच्छे डिजायरेबल कार्विंग ट्रेड्स वाला बुल यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर एनिमल में डिस्टोकिया या बच्चा फंसने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी तो सारी चीजें मैनेजमेंट की थी, बट आइडियल बुल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे जिनोमिक बुल्स ही यूज करें जिनकी कार्विंग ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं, ताकि जिस एनिमल में आप उस बुल को यूज कर रहे हैं उसमें भी बच्चा फंसने के चांसेस, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स कम हो, और उसके आने वाली पीढ़ी में भी बहुत अच्छे डिजायरेबल एक्सीलेंट कार्विंग ट्रेड्स आए। धन्यवाद।